हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे, एकदम चकाचक होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज अपना टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगें। बेटा ये बहुत छोटा सा इत्तू सा टॉपिक है, इत्तू सा 1 डेढ़ घंटे का टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, और क्वेश्चन बन भी जाता है एग्जाम में। तो इस टॉपिक को जरूर कवर करें, ये हाई स्कोरिंग टॉपिक में काउंट होता है। ठीक है, तो 1 डेढ़ घंटे की बात है, 4 नंबर आपको फ्री फंड के मिल जाएंगे, फ्री फंड के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा। आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पढ़ेंगे, विस्थापन धारा की चर्चा करेंगे, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या क्या चीजें आती हैं, किसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, किसकी आवृत्ति क्या होती है। और हमेशा की तरह बेटा, हर लेक्चर की तरह अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, ईएम वेव का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो बेटा, होता क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहाँ से आई, कैसे पता चला कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो देखो, एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या करता है बेटा, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा इसका उल्टा कथन भी सत्य है। उल्टा कथन का मतलब क्या हुआ कि एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये हमने देखा था किसमें, जब हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे थे, और वहां पर अपन ने पढ़ा था प्रेरित विद्युत क्षेत्र। प्रेरित विद्युत क्षेत्र, तो अपन क्या कह रहे थे कि अगर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो समय के साथ बदल रहा हो, चेंजिंग चुंबकीय क्षेत्र है, तो बेटा हमें ई मिलता है। क्या मिलता है बेटा, ई। ई मिलता है। ठीक है, जिसे अपन प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते थे। और ये स्थिर विद्युत वाले विद्युत क्षेत्र से अलग होता था, ये असंरक्षी विद्युत क्षेत्र होता था। ठीक है, याद करो। तो अगर बी चेंज हो रहा है तो हमें ई मिलता है, तो इसी प्रकार से हम कहते हैं कि अगर हम ई को चेंज करेंगे, ई अगर बैराइंग है, ई चेंज हो रहा है, ई चेंज हो रहा है, तो हमें बी मिलेगा, बी मिलेगा। ठीक है, तो अपन यहां से ये कह सकते हैं कि अगर ई चेंजिंग है तो हमें बी मिलेगा, और बी चेंजिंग है तो हमें ई मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर दोनों में से कोई एक क्षेत्र बदल रहा है तो दूसरा क्षेत्र भी मिलेगा, दूसरा क्षेत्र भी मिलेगा। चुंबकीय बदल रहा है तो विद्युत मिलेगा, विद्युत बदल रहा है तो चुंबकीय मिलेगा। ठीक है, तो दोनों क्षेत्र एक साथ अपन को मिलेंगे, और ये दोनों क्षेत्र मिलकर क्या बनाते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बनाते हैं। ठीक है, जिससे अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इनके गुण में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों में समय के साथ परिवर्ती जयावक्रीय विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। वही बात लिखी है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो, होता क्या है कि अपन मेन पॉइंट्स की चर्चा करते हैं, फिर अपन फोटो से समझेंगे। मेन पॉइंट्स किससे संबंधित, किससे संबंधित, ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, जिनमें माध्यम के कण, जिनमें संचरण कहाँ होता है। ठीक है, जिसमें कंपन कहाँ होते हैं, संचरण नहीं, जिसमें कंपन संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो ये तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर तरंग इधर जा रही है, तरंग इस दिशा में जा रही है, तरंग के संचरण की दिशा बेटा ये है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र वेक्टर, ईएम वेव्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होंगे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक है, इधर तरंग जा रही है, इसकी चाल सी है, और जो चुंबकीय क्षेत्र का घटक है वो भी बेटा संचरण की दिशा के लंबवत होता है, पी। ठीक है, तो जब कंपन संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं तो उनको हम अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अपन क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट कि ई व बी, ई व बी परस्पर, परस्पर
परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं तथा तथा ईबी संचरण की दिशा, संचरण की दिशा मतलब जिस दिशा में तरंग जा रही है, संचरण की दिशा के लंबवत भी होते हैं, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर भी होते हैं, लंबवत भी होते हैं। ठीक है, इसको अपन एक फोटो से समझते हैं। ठीक है, ये अपनी फोटो है। ठीक है, तो तरंग जा रही है इधर, तरंग कहाँ जा रही है बेटा, इधर जा रही है, मान लीजिए एक्स दिशा में, ये अपनी एक्स दिशा है। ठीक है, तो ये लाल वाले वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, तो लाल वाले वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखो संचरण इधर हो रहा है एक्स में, इस दिशा को हम कह देते हैं वाई दिशा। तो विद्युत क्षेत्र के जो घटक हैं वो किस में है बेटा, वाई दिशा में, वाई दिशा में। और जो नीले वाले कंपन है बेटा, नीले वाले कंपन चुंबकीय क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो नीले वाले कंपन किस दिशा में हो रहे हैं बेटा, जेड दिशा में हो रहे हैं, ये जेड दिशा हो गई अपनी, जेड दिशा। तो प्रकाश जा रही है एक्स में, विद्युत क्षेत्र के कंपन हो रहे हैं वाई में, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है बेटा, जेड दिशा में। ठीक है, परस्पर लंबवत हैं तीनों ही। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ध्यान देना। ये तरंगें, ये तरंगें प्रकाश की चाल से चलती हैं, प्रकाश की चाल जो कितनी होती है बेटा, सी होती है, सी से चलती हैं, चलती हैं निर्वात में बेटा। ठीक है, और जो सी का मान होता है वो अपन ऐसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये सी का मान हो गया। ठीक है, किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो बदल जाती है, भी हो जाती है, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/√, माध्यम की चुंबकशीलता एवं माध्यम का एप्सिलॉन, माध्यम का एप्सिलॉन, विद्युतशीलता, चुंबकशीलता और विद्युतशीलता। आप अगर रिलेशन लिखना चाहें तो म्यू बराबर होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन आर, म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू आर है आपेक्षिक चुंबकशीलता, और म्यू क्या है बेटा, माध्यम की चुंबकशीलता। ऐसे बेटा अपन ई के लिए जानते हैं, ई बराबर अपन लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, और प्रकाश की चाल कितनी होती है, सी, जिसका मान होता है 3 × 10⁸, और सी का मान अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इकाई और विमाओं में बेटा ये वाला रिजल्ट बहुत काम आता है, इकाई तथा विमाओं में। चलिए हाँ, इसकी बात हो गई, अब अपन किसकी बात कर लें, ऊर्जा की बात करें। संचरण की दिशा की बात हो गई, ये हो गई। अच्छा, संचरण की दिशा देख लेते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट अपन लिखते हैं कि ईएम वेव के संचरण की दिशा, संचरण की दिशा, संचरण की दिशा बेटा अपन कैसे देखते हैं, ई क्रॉस बी से। जो ई क्रॉस बी की दिशा होगी वही विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है बेटा। ठीक है, तो कभी आपको ई दिया है, बी दिया है, और आपको पता करना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस दिशा में जा रही है, तो ई क्रॉस बी से आप पता कर सकते हैं। इस पर आधारित भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्त। ठीक है, ऐसा। अब अपन कहानी को और आगे बढ़ाएंगे, कहानी को और आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं किसकी, अगली बात ऊर्जा की बात करते हैं। अच्छा, अपन इसकी बात कर लेते हैं ई और बी में संबंध। ठीक है, तो ई कॉमा बी व सी में संबंध, संबंध। ठीक है, तो अपन कहते हैं जो सी होता है, सी बराबर ई बटे बी होता है, ई बटे बी होता है, या हम कहें जो बी होता है वो ई बटे सी होता है। अब देखो सी का मान तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सी का मान कैसा होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है, तो बी का मान बहुत कम होता है। तो हम ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं, छठवां पॉइंट, कि ई की तुलना में, ई की तुलना में, ई की तुलना में बी का मान बहुत कम होता है,
बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं कि जब हम ई में सी से भाग दे रहे हैं, सी समझ रहे हो, 3 × 10⁸ 8 इससे भाग दे रहे हैं, तब हमें बी मिलता है। तो बी का मान बेटा सी की तुलना में बहुत कम होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है ऊर्जा का। ऊर्जा व ऊर्जा घनत्व का, इस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। घनत्व, तो इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बी है वो बहुत कम है किससे, ई से। तब भी विद्युत व चुंबकीय, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ऊर्जाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। जितनी ऊर्जा संबंधित होगी विद्युत क्षेत्र से, उतनी ही ऊर्जा संबंधित होती चुंबकीय क्षेत्र से। ऑल दो अपन को ऐसा लगता है बी बहुत कम है, ई बहुत ज्यादा है, तो ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के पास ज्यादा होगी, विद्युत ऊर्जा के रूप में ज्यादा होगी, और चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऊर्जा दोनों की बराबर बराबर, जितना चुंबकीय क्षेत्र की उतनी विद्युत क्षेत्र की, जितना चुंबकीय की उतनी ही विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, अपन ऊर्जा घनत्व की बात करें, एनर्जी डेंसिटी, ए ऊर्जा घनत्व, डी का मतलब हो गया डेंसिटी, किससे संबंधित, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित ऊर्जा घनत्व तो अपन लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र से तो अपन ने लिख लिया, ऊर्जा घनत्व तो अपन लिखते हैं बेटा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित। तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ऊर्जा घनत्व कितना हो जाता है, बी स्क्वायर अपॉन 2μ0, बी स्क्वायर अपॉन 2μ0। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ई और बी के समीकरण अपन कैसे लिख सकते हैं। ई और बी के समीकरण, मान लीजिए प्रकाश कहाँ जा रही है, एक्स दिशा में, प्रकाश जा रही है एक्स दिशा में, तो अपन ई बराबर ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर ई नॉट विद्युत क्षेत्र का शिखर मान साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो एक्स, ये तरंग कहाँ जा रही, तरंग कहाँ जा रही वो हमें इससे पता चलता है, इस पद से, एक्स में तरंग जा रही है और प्लस एक्स में, यहाँ माइनस साइन है तो तरंग प्लस एक्स में जा रही है। ठीक है, और जो कंपन है विद्युत क्षेत्र के वो वाई दिशा में है, तो यहां पर अपन लिख देंगे जे कैप। ठीक है, जे कैप क्या बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, वाई दिशा में। अपन ने ऐसा ही बनाया था ना बेटा, अपन ने कहा तरंग इधर जा रही है तो तरंग के संचरण की दिशा हो गई एक्स, इसमें विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहे हैं वाई में, और चुंबकीय क्षेत्र कंपन कर रहे हैं जेड में। तो बेटा क्या अब अपन बी को भी लिख सकते हैं, तो बी चुंबकीय क्षेत्र अपन ऐसे लिख सकते हैं, बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों एक ही दिशा में संचरित हो रहे हैं। बस जो बी की दिशा है, बी की दिशा वो हो जाएगी बेटा जेड दिशा, के कैप, बी सदिश परस्पर लंबवत हो गई। तरंग जा रही है एक्स में, विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है के कैप जेड में, और विद्युत क्षेत्र नहीं सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कंपन कर रहा है के कैप मतलब जेड में, और विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है जे कैप मतलब वाई दिशा में। ये तीनों परस्पर लंबवत हैं। अब देखो ये ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, अब आप बताओ कि क्या ई का मान हमेशा नियत है, आप कहेंगे नहीं ई तो बदलेगा, साइन का फलन है, साइन का फलन है, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा कभी जीरो होगा, ये बदलता रहेगा। ई बदलेगा, बी भी बदलेगा, ई बदलेगा बी भी बदलेगा, तो ऊर्जा घनत्व भी अलग अलग समय पर अलग अलग होगा, ऊर्जा घनत्व भी बदलता रहेगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ऊर्जा घनत्व का औसत मान निकालते हैं, है ना, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ऊर्जा घनत्व का औसत मान, औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो चलिए हम एनर्जी डेंसिटी किससे संबंधित बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित, और इसका औसत मान निकालते हैं। कौन सा मान निकालते हैं, औसत। ठीक है, कौन सा मान, औसत मान। तो देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट,
ई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ई की जगह अपन लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इसका होल स्क्वायर। हमने ई का मान रखा है, ठीक है, किस सूत्र में, इस सूत्र में, इधर इधर ई की जगह बेटा ये मैंने मान रख दिया है। अब हमें इसका औसत निकालना है एक चक्र में। इसका हमें क्या निकालना है बेटा, औसत, एवरेज, एवरेज निकालना है। तो ध्यान देना, देखो इसमें से 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और यहां बचा है अपने पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो इसका एक चक्र में औसत मान, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आप निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का एक चक्र में औसत मान कितना आता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान होता है बेटा, वो हो जाता है 1/2, ठीक है। तो ये जो मान आता है ये 1/2 आता है, 1/2। साइन थीटा का औसत मान एक चक्र में कितना होता है, 0। कॉस थीटा का कितना होता है, 0, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा हो, इसका औसत मान 1/2 आता है, तो इसका मान हो जाएगा बेटा 1/2। तो अब हमें मिल गया एनर्जी डेंसिटी किससे एसोसिएटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड। अच्छे से लिखो अमित, काम का चीज है। एनर्जी डेंसिटी किससे संबंधित, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित, और इसका कौन सा मान बेटा, औसत मान, औसत मान, ठीक है। तो इसका मान हो गया 1/4, इसका मान 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम एनर्जी डेंसिटी निकालें किससे संबंधित, मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित, और इसका औसत मान निकालें, औसत मान, तो ये हो जाएगा 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो इन दोनों रिजल्ट को बेटा आप याद रखें, कब तक, सदियों तक, बहुत काम के रिजल्ट हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। जैसे विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ऊर्जा ये थी, अब यहां पर बी का मान रखो, बी का मान रखो फिर औसत लो, तो बी नॉट तो कांस्टेंट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, उसका औसत फिर से 1/2, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। तो जो औसत मान है वो इतना रहेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित औसत मान है, चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व है, और ये विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व है, ठीक है। अब अपन लिखें एनर्जी डेंसिटी टोटल, एनर्जी डेंसिटी टोटल, ठीक है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी किससे संबंधित, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित, प्लस एनर्जी डेंसिटी किससे संबंधित, मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित, मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। अब सुनो समझो, अगर हमें कुल ऊर्जा घनत्व, कुल ऊर्जा घनत्व, ये एनर्जी डेंसिटी है टोटल, हमें सिर्फ विद्युत क्षेत्र के पदों में लिखना है या सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के पदों में लिखना है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र के पदों में या सिर्फ सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के पदों में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी टोटल, टोटल। अब मैंने आपको अभी अभी बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में ऊर्जाएं बराबर बराबर होती हैं, ऊर्जा घनत्व भी बेटा बराबर होते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी किससे एसोसिएटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड, और प्लस यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड से जो संबंधित है उसको भी अपन ई के बराबर ही लिख सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी किससे संबंधित, विद्युत क्षेत्र से ही संबंधित, क्योंकि ये पॉइंट मैंने अभी यहाँ पर लिख के बताया आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन ने क्या कहा। अच्छा यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था अपन ने पॉइंट, याद करो, याद करो भाई, कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ऊर्जाएं बराबर होती हैं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ऊर्जाएं तथा ऊर्जा घनत्व बराबर होते हैं, तो अपन ने इनको बराबर बराबर कर दिया, ठीक है। इसकी जगह अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखो बेटा कि एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी टोटल, टोटल कितना हो गया, ठीक है। ये औसत एनर्जी डेंसिटी की बात चल रही, ये हो गया 2 टाइम्स एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी जगह भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी लिख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी लिख ली, तो हम दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, और इसकी जगह भी हम मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एनर्जी डेंसिटी किससे संबंधित बेटा, मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित। ठीक है, और इसका कौन सा मान अपन ले रहे हैं, औसत, औसत। ठीक है, तो ये संबंध अपन कभी भी उपयोग कर सकते हैं, इस संबंध को। ठीक है, ऐसा। तो अपन एनर्जी डेंसिटी टोटल लिखना चाहें तो एनर्जी डेंसिटी टोटल, इसका एवरेज मान, तो इसका एवरेज मान कितना हो गया, 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं, बी नॉट, 1/4 बी नॉट म्यू नॉट, बी नॉट इंटू म्यू नॉट। इस तरीके से बेटा अपन इसको लिख सकते हैं। ये ध्यान देना, ई नॉट बी नॉट शिखर मान है। कौन से मान है बेटा, शिखर मान। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इनको ध्यान देना, इधर आप इसको काट सकते हैं, 2 से 4 कट गया तो 2 बचा नीचे, इधर भी नीचे 2 बचेगा। ठीक है, तो अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना कि जो एनर्जी डेंसिटी है टोटल, एनर्जी डेंसिटी कौन सी, टोटल, टोटल, और इसका कौन सा मान की बात हो रही है, औसत मान। तो ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये पूरी की पूरी ऊर्जा किसके पदों में लिखी है, विद्युत क्षेत्र के पदों में। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, अब इसको ई नॉट 1/2 बी नॉट, बी नॉट ध्यान देना ये विद्युत क्षेत्र का शिखर मान है, अपॉन म्यू नॉट, अपॉन म्यू नॉट, और दोनों के पदों में लिखना है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर और प्लस 1/4 म्यू 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ए। तो ये कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा, ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र के पदों में, ये सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के पदों में, ये दोनों के पदों में, दोनों के पदों में, और इनका मान आपस में बराबर होता है, इनका मान आपस में बराबर होता है। जितनी ऊर्जा संबंधित है विद्युत क्षेत्र से, उतनी ही ऊर्जा संबंधित होगी चुंबकीय क्षेत्र से। अब देखो, कई बार सवालों में ई नॉट का मान नहीं दिया जाता है, औसत मान मतलब आरएमएस मान दिया जाता है, आरएमएस। तो अपन तो जानते हैं कि ई का अगर हम RMS मान लिखें तो ये हो जाएगा शिखर मान बटे √2। RMS मान नहीं जानते हो सर? जानते हैं। RMS मान क्या होता है बेटा, शिखर मान बटे √2। जैसे हमने, अरे प्रत्यावर्ती धारा भूल गए, भूलना नहीं है, I0/√2 याद करो। ठीक है, तो RMS मान E0/√2। ठीक है, तो कभी अगर आपको RMS के पदों में मान लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, E0 बराबर, E0 इज इक्वल टू √2 इंटू ERMS। सामान्यतः शिखर मान के पदों में ही अपन उपयोग कर लेते हैं, लेकिन कभी बोला जाए कि RMS, बोला क्या जाए, कभी सवाल में RMS मान दिया जाए और शिखर मान नहीं दिया जाए, तो RMS मान में √2 से गुणा करो, हमें शिखर मान मिल जाएगा। ऐसे ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड का RMS मान कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का शिखर मान अपॉन √2 ऐसा। चलिए, ये ऊर्जा की बात हुई। अब अपन बात कर लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट चल रहा था अपना, ये ऊर्जा वाला महत्वपूर्ण पॉइंट, 6वां पॉइंट चल रहा था। अब यहां पर एक टर्म और परिभाषित होता है ना, जिसे हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग, हिंदी में भी पॉइंटिंग वेक्टर ही कहते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग सदिश, पॉइंटिंग सदिश। तो ये होती है वास्तव में कि प्रति सेकंड ऊर्जा प्रवाह की दर, ऊर्जा प्रवाह प्रति सेकंड, ऊर्जा प्रवाह की दर प्रति सेकंड, या ऐसे लिख लो प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई क्षेत्रफल से, प्रति इकाई क्षेत्रफल से
क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, पॉइंटिंग वेक्टर। तो वास्तव में जो राशि निकल के आती है, ये राशि हो जाती है तीव्रता। क्या होती है बेटा, पतिव्रता नहीं भाई, तीव्रता। तीव्रता अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हो जाती है। पहले पॉइंटिंग वेक्टर का मैं फॉर्मूला लिख लूं। तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम प्रदर्शित कर देते हैं किससे, एस सदिश से। तो एस सदिश इज इक्वल टू 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप पॉइंटिंग वेक्टर से तरंग के संचरण की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। जिस दिशा में एस होगा उसी दिशा में तरंग का संचरण होगा। क्योंकि तरंग संचरण बेटा अपन ई क्रॉस बी से निकालते हैं। तो ई क्रॉस बी की जो दिशा होगी वही दिशा किसकी है, एस की है, वही दिशा एस की है। अब देखो ये पॉइंटिंग वेक्टर अपन कह रहे हैं ना एस, तो एस इज इक्वल टू अपन क्या लिख रहे हैं, समझो इसको, जो अपन ने लिखा उसको समझिए। हम कह रहे हैं ऊर्जा प्रवाह, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर एस क्या है, ऊर्जा प्रति इकाई समय, मतलब ऊर्जा बटे समय, और प्रति इकाई क्षेत्रफल का मतलब हो गया बटे क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसा आप सोचो कि अगर समय को हम एक ले लें, समय को हम एक इकाई ले लें, क्षेत्रफल को भी हम एक इकाई ले लें, तो समय एक है, क्षेत्रफल एक है, तो ऊर्जा बराबर किसके हो गया, एस के, पॉइंटिंग वेक्टर के, ठीक है। अब देखो ये तीव्रता कैसे हो गई। ऊर्जा बटे समय आप क्या जानते हैं, ऊर्जा बटे समय को हम शक्ति लिख सकते हैं। ऊर्जा बटे समय को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, शक्ति, और शक्ति बटे क्षेत्रफल, और शक्ति बटे क्षेत्रफल मतलब पावर अपॉन एरिया ही क्या होता है, तीव्रता। तो बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर अगर अपन देखें तो ये तीव्रता के समान होता है बेटा। प्रति इकाई क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर भी कह सकते हो, ठीक है। एस बराबर क्या हो गया, प्रति इकाई क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह की दर क्या हो गया, शक्ति बटे क्षेत्रफल, ठीक है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति पॉइंटिंग वेक्टर को प्रति इकाई क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर। ऊर्जा प्रवाह की दर वास्तव में क्या हो जाता है बेटा, शक्ति हो जाता है। ऊर्जा प्रवाह की दर ही क्या है बेटा, शक्ति है, और शक्ति बटे क्षेत्रफल तीव्रता हो जाती है, ठीक है। ऐसे हम इकाई समय में ऊर्जा कहें या ऊर्जा प्रवाह की दर, इकाई समय में ऊर्जा या ऊर्जा प्रवाह की दर एक ही बात है। ऐसा चलिए अब इस पर आधारित से संबंधित अपन सवाल करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऊर्जा घनत्व व तीव्रता में रिलेशन, तो क्या संबंध होता है। तो संबंध तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, फिर ये भी बताऊंगा ये कहां से आया। तो संबंध अपन कैसे लिखते हैं भैया, संबंध बड़े मधुर होते हैं। अपन कहते हैं जो तीव्रता है आई, ए बराबर होता है ऊर्जा घनत्व, रो नहीं लिखते हैं, चलो अपन इसको एनर्जी डेंसिटी लिख देते हैं, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, ठीक है। अगर आप रो के पदों में भी लिखना चाहो तो आई इज इक्वल टू रो कौन सा वाला, एनर्जी का, रो तो घनत्व होता है, घनत्व किसका, ऊर्जा का, है ना, ऊर्जा घनत्व इंटू सी, ऐसा। तो ये अन्य टॉपिक में भी काम आएगा बेटा, ये रिजल्ट है ना। ये रो कौन सा है, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप याद रख लो, या तो एनर्जी डेंसिटी को मैं यूडी लिख दूं या रो लिख दूं, ठीक है। रो द्रव्यमान घनत्व नहीं, आवेश घनत्व भी नहीं है, रो क्या, ऊर्जा घनत्व,
ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, यूडी कह लो या रो एनर्जी कह लो, ये वास्तव में ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व, अच्छे से लिखो मैं, ऊर्जा घनत्व। देखो दोस्तों, अपन अपन क्या करते हैं, तीव्रता को अपन क्या लिखते हैं बेटा, क्षेत्र, तीव्रता को अपन लिखते हैं पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, ठीक है। अब पावर को अपन क्या लिखते हैं, ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा बटे समय इंटू एरिया, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर एक काम करने जा रहा हूं, एक एल से गुणा कर रहा हूं और एक एल से भाग दे दिया, एक एल से गुणा किया, एक से भाग दे दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, आयतन हो गया, ये क्या हो गया, आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। तो I इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इनटू लंबाई बटे समय, एल बटे समय। तो लंबाई को क्या अपन चाल कह सकते हैं, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी मतलब एल दूरी में तरंग चली है तो एल क्या है, दूरी, और टी क्या है, समय, तो दूरी बटे समय क्या हो जाएगा बेटा, चाल हो जाएगा, चाल, ठीक है। और ऊर्जा बटे वॉल्यूम है ना, ई अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ऊर्जा बटे आयतन, ये क्या हो गया, ऊर्जा घनत्व हो गया। तो आई इज इक्वल टू हमने वही लिखा था, ऊर्जा घनत्व रो, कौन सा वाला, एनर्जी का, ऊर्जा घनत्व इनटू सी, ऊर्जा घनत्व इनटू सी, इस तरीके से। समझ गए क्या दोस्त, यस सर, यस सर, समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो याद रखना, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, चाहे इस पद में एक ही बात है ना, चाहे वैसे रख लो चाहे ऐसे रख लो, एक ही चीजें हैं बेटा, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी विस्थापन धारा की, कौन सी धारा, विस्थापन धारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो विस्थापन धारा अपन देखते हैं पहले, एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम, देखो एम्पियर के नियम में कुछ गड़बड़ थी, एम्पियर साहब ने जो नियम दिया था अपना, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर के परिपथ का नियम, उसमें कुछ गड़बड़ थी जिसको मैक्सवेल साहब ने करेक्ट किया, ठीक है। गड़बड़ क्या थी, आइए समझते हैं अपन। हमने कहा एक तार है, मान लीजिए संधारित्र का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये संधारित्र है, ठीक है, यहां पर तार में धारा बह रही है, तार में बहने वाली धारा को हम कहते हैं चालन धारा, चालन धारा। अब हमने क्या किया, एक एम्पियर का लूप लिया, एम्पिरियन लूप लिया इधर, ठीक है, इस तरीके से एम्पिरियन लूप लिया, ठीक है। तो एम्पियर के लूप के अनुसार क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज्ड, मतलब इस सतह, ये सतह मान लो आप, एक ऐसा सतह है या लूप है, ठीक है, आई क्या होती है, इसके अंदर से गुजरने वाली धारा, इसको इंटरसेप्ट करने वाली, इसको छेदने वाली धारा, इसके अंदर से गुजरने वाली धारा, तो वो कितनी है, आई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपन इस तरीके से एम्पियर साहब का नियम लिख लिया, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब एम्पियर साहब ने कहा था कि हमारा जो लूप है उसका आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है, लूप का आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो मैक्सवेल साहब ने एम्पियर को बुलाया अपने पास कि एम्पियर साहब आओ इधर आओ, अपन कॉफी पियेंगे, कॉफी। अब कॉफी पीना तो बहाना था, कॉफी पीना तो बहाना था, एम्पियर साहब का मजाक जो उड़ाना था, ठीक है। देखिए कैसे मजाक उड़ाया, तो उन्होंने कहा कि देखो देखो, मैं इधर ऐसे संधारित्र बना रहा हूं है ना, आपका नियम लगाऊंगा, ऐसा किसने बोला, मैक्सवेल साहब ने, ठीक है। तो मैक्सवेल साहब ने ऐसा बोला, तो एम्पियर ने कहा कि कैसा भी बना लो आप, हमारा नियम तो सर्वमान्य है, एम्पियर ने कहा हमारा नियम तो सर्वमान्य है। तो देखो मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने एक सतह ऐसी ले ली, इस तरीके से, इस तरीके से सतह ले ली, ठीक है, लूप, और उन्होंने कहा कि हम इसको इस तरीके से रख रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, एक जगनुमा आकृति ले ली, समझ रहे हैं, जग के जैसे। मैं इसको एग्जांपल से बताऊं, जैसे ढक्कन है, ढक्कन है ना, ढक्कन दिखाई दे रहा है, नहीं तुम ढक्कन नहीं हो यार, तुम ढक्कन नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम चीते हो, चीते, है ना, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, आओ,
ये ढक्कन है। अब देखो एक तरीका हो सकता है कि मैं सतह ऐसी लूं इस तरीके से, ऐसे ये इसमें करंट बह रही, मान लो बह नहीं रही, बह रही होती वास्तव में तो मैं टैम बोल गया होता, धुआं निकल रहा होता मेरे कान से। ठीक है, तो हमने कहा कि इसमें करंट बह रही है, इस तरीके का लूप है, तो इस लूप को प्रतिच्छेद करने वाली धारा आई। आई कौन सी धारा? जो कि इस पेन में बह रही है। ठीक है, तो इस लूप को प्रतिच्छेद करने वाली धारा कितनी है? आई है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से करें कि जो लूप है यहां लूं, इधर प्लेट के इधर, इस तरीके से मैं टच नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो यहां मान लीजिए प्लेट लगी है, यहां प्लेट लगी संदर्भ की, हमने ऐसे लिया, तो आप बताओ क्या ये धारा इस लूप को इंटरसेप्ट कर रही है, कट करके बाहर निकल रही है? धारा बाहर निकल रही है क्या कट करके? नहीं निकल रही है। इस लूप को प्रतिच्छेद करने वाली कोई धारा नहीं है। देखो अभी इस तरीके का अपन ने लूप लिया, तब तो प्रतिच्छेद कर रही है धारा, देखो धारा इधर से गई इधर से निकल आई। अगर हमने इस तरीके का चीज लिया, ऐसा सतह लिया, तो लूप तो बेटा यहां पर दिखाई दे रहा है। अब यहां से अपन ने इसको ऐसे रखा, पेन को ऐसे रखा, तार को ऐसे रखा, तो इस लूप को अभी कोई धारा कट नहीं कर रही, कोई धारा कट नहीं कर रही है। तो मैक्सवेल साहब ने इस तरीके का लूप लिया। ठीक है, और कहा कि इस पृष्ठ को, ये जगनुमा, जग ले लो, ग्लास ले लो, लोटा ले लो, ऐसे घुसा दो, लेकिन इस जग को बेटा ये तार कट नहीं कर रहा है, कहीं पर कट नहीं कर रहा है। तो यहां पर उन्होंने, मैक्सवेल ने एम्पियर का नियम लिखा। तो एम्पियर का नियम क्या? इंटीग्रल बी डॉट डी एल इंटू म्यू नॉट, और इस सतह को प्रतिच्छेद करने वाली धारा, बताओ सतह को कितनी धारा प्रतिच्छेद कर रही है? तो आप कहेंगे इस सतह को तो धारा प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही, क्योंकि यहां तो खोखला है, यहां से देखेंगे तो ये खोखला है, और यहां पर तार इसको काट ही नहीं रहा है, बीच में गैप आ गया, फिर इधर दूसरी प्लेट है, तो इसको प्रतिच्छेद करने वाली धारा कितनी है? शून्य है। अलग कलर से लिखता हूं, कितनी है? शून्य है। तो यहां से एम्पियर का जो नियम है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 है, और इसी जगह सेम पॉइंट पर, यहां पर जैसे पॉइंट P है, यहां पर भी ये पॉइंट P है, पॉइंट P पर ही एम्पियर ने एम्पियर का नियम लगाया। तो यहां पर जब अपन ने एम्पियर का नियम लगाया, तो क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये समीकरण 1 कहा, और इसको कहा समीकरण 2। तो बेटा इस समीकरण 1 और 2 में तो विरोधाभास आ गया। समीकरण 1 क्या कह रहा है? क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल, इसका मान म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, और ये समीकरण क्या कह रहा है? बी डॉट डी एल का मान 0 के बराबर। तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर एम्पियर का नियम सही है, बिल्कुल हर जगह मान है, तो ये दोनों समीकरण एक जैसे ही होना चाहिए। तो एम्पियर बेटा, एम्पियर के हाथ पैर फूलने लग गया कि नहीं, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, हमने कुछ ब्लंडर कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने मैक्सवेल साहब से पूछा, मैक्सवेल साहब आप बताओ सही क्या होना चाहिए, हमने जो ब्लंडर किया है, ठीक है, उसमें सुधार करो। तो मैक्सवेल साहब ने कहा कि देखो धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो चालन धारा, धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक चालन धारा, ठीक है, चालन धारा अपन जानते हैं कितनी होती, विभवांतर लगाते हैं तो उसके कारण बेटा धारा आती है, वो अपन निकाल लेते हैं चालन धारा। उनका दूसरी होती है बेटा विस्थापन धारा। विस्थापन धारा, आपने विस्थापन धारा को कंसीडर ही नहीं किया। विस्थापन धारा, विस्थापन धारा किसके कारण आती है? ये आती है विस्थापन धारा परिवर्ती ई या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र या परिवर्ती विद्युत फ्लक्स के कारण, परिवर्ती विद्युत फ्लक्स के कारण, ठीक है, इसको समझना देखो कैसे आती है। मान लीजिए हमारे पास संधारित्र की ये प्लेट है, प्लेट। अब देखो यहां तो बेटा तार है नहीं, यहां तार नहीं है, यहां तार नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां से धारा चली, तार में जो धारा चल रही है उसको हमने चालन धारा कह दिया, IC। क्या कह दिया? चालन धारा IC।
अब अपन कहते हैं जैसे लूप बनाते हैं, यहाँ पर अपन ने बैटरी लगाई, यहाँ पर अपन ने बैटरी लगाई, और हम कहते हैं बैटरी से जितनी धारा गई उतनी धारा बैटरी से लौट के भी आती है, उतनी धारा बैटरी से लौट के भी आती है। तो बेटा यहाँ से धारा गई, ठीक है, लौट के आई, ठीक है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, बीच में तो धारा है ही नहीं, तो फिर धारा आई कैसे? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर, हम नहीं कहेंगे, मैक्सवेल साहब ने कहा कि यहाँ पर भी धारा होती है, यहाँ पर भी धारा होती है, ठीक है, जिसको हम विस्थापन धारा कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। देखो हम यहाँ से बेटा बैटरी लगा रहे हैं तो इसको चार्ज कर रहे हैं, तो इस पर आवेश आ रहा है। अब ये पूर्णतः आवेशित नहीं है संधारित्र, इस पर कुछ कुछ आवेश है, कुछ कुछ आवेश है, पूर्णतः आवेशित नहीं है। जब ये पूर्णतः आवेशित हो जाएगा तो फिर इसमें धारा ही नहीं बहेगी, पूर्णतः आवेशित हो जाएगा तो धारा ही नहीं बढ़ेगी। इस पर आवेश अभी बदल रहा है, आवेश इस पर आता जा रहा है धीमे धीमे, ठीक है। तो बेटा इसके बीच में विद्युत क्षेत्र होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ई का मान कितना होता है? ई का मान होता है, अपन सब जानते हैं, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये ई का मान है, ई का मान है। तो Q बराबर अपन क्या लिखेंगे, Q बराबर कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई, ठीक है। अब बताओ बेटा ये पूर्णतः आवेशित है क्या? हम कहेंगे नहीं, ये पूर्णतः आवेशित नहीं है, अभी आवेशित हो रहा है। शुरुआत में मान लो आवेश था शून्य, शुरुआत में आवेश था शून्य, और धीमे 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 इस पर आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, और मान लीजिए इस बैटरी का विभवांतर कितना है, V नॉट, तो फाइनल आवेश कितना हो जाएगा, C इंटू V नॉट, C इसकी धारिता है। अभी आवेश बदल रहा है, तो हम कहेंगे अभी ये आवेश बदल रहा है। आवेश क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, आवेश चेंज हो रहा है, तो बेटा ई भी चेंज हो रहा है, ई भी चेंज हो रहा है, ठीक है। आवेश चेंज हो रहा है तो आवेश के परिवर्तन की दर ही तो धारा होती है, आवेश के परिवर्तन की दर क्या होती है, धारा। तो आवेश बदल रहा है, ई भी बदल रहा है, हम इसका अवकलन कर देते हैं, इसका हम क्या करते हैं, अवकलन, अवकलन, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या हो गया, डी क्यू बटे डी टी, डी क्यू बटे डी टी, इधर भी अवकलन करो तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये हो गया ए, और ये हो गया डी ई बटे डी टी, ई भी चेंज हो रहा है। अगर ई नियत होता तो डी बटे डी टी शून्य हो जाता, डी बटे डी टी शून्य हो जाता तो डी क्यू बटे डी टी भी शून्य हो जाता, मतलब धारा शून्य हो जाती। तो यहाँ पर ये आवेश परिवर्तित हो रहा है, तो इस आवेश परिवर्तन के कारण धारा आती है, जिसको अपन कहते हैं विस्थापन धारा। चालन धारा नहीं है, यहाँ तार ही नहीं है, चालक है ही नहीं, तो चालन धारा कैसी होगी? तो यहाँ पर जो डी क्यू बाई डी टी है, इसको अपन कहते हैं विस्थापन धारा, और इसका मान हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी, विद्युत क्षेत्र के परिवर्तित होने के कारण आई है। अगर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित नहीं होता, ई नियत होता, तो आई डी भी कितना हो जाता, शून्य हो जाता, ठीक है। तो जो विस्थापन धारा है इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, विस्थापन धारा, समझ रहे हो कहां पर है विस्थापन धारा? यहां नहीं है, ये तो चालन धारा है, ये चालन धारा है यहां पर इस गैप में संधारित्र की प्लेटों के मध्य, यहां ई बदल रहा है, क्यू बदल रहा है, जिसके कारण धारा आई, विस्थापन धारा, ठीक है। तो आई विस्थापन अपन ने कैसे लिख लिया, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी, ऐसे लिख लो इसको, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए को इसके अंदर ले जाओ तो डी अपॉन डी टी, ए को अंदर ले गए तो ये ई इंटू ए हो गया, ई डॉट ए हो गया बेटा। ई डॉट ए क्या होता है, फ्लक्स होता है, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन डी टी, और ई इंटू ए फ्लक्स हो गया, कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम कहते हैं कि यह तो विद्युत क्षेत्र बदले या विद्युत फ्लक्स बदले, एक ही बात है। तो विद्युत फ्लक्स बदलने के कारण या विद्युत क्षेत्र के बदलने के कारण किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्पेस में, किसी भी रीजन में अगर ई बदल रहा है या विद्युत फ्लक्स बदल रहा है तो धारा आती है, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। तो अभी करेक्ट नियम, करेक्ट नियम किसका, एम्पियर साहब का। किसने सुधारा, मैक्सवेल साहब ने, मैक्सवेल साहब ने। तो इसका नाम अपन ने दे दिया, अपन ने क्या, लोगों ने इसका नाम रखा एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, एम्पियर्स मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल लॉ। ओरिजिनल लॉ एम्पियर का था, उसमें गड़बड़ थी, सुधार किया मैक्सवेल साहब ने, तो उनका भी नाम जुड़ गया। उन्होंने कहा क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, आई में दोनों धाराएं लो, चालन धारा भी लो और विस्थापन धारा भी लो,
विस्थापन धारा भी यहाँ पर ऐड करो, कंसीडर करो। विस्थापन धारा का मान उन्होंने ये लिखा है, ये विस्थापन धारा है, आप इसको बेटा याद रखेंगे। अब जो गड़बड़ हो रही थी ना, गड़बड़ हो रही थी किसमें, एम्पियर के नियम में, अलग अलग जगह, अब वो गड़बड़ खत्म हो गई। अब गड़बड़ खत्म हो गई, यहां पर तो IC है, चालन धारा है, और यहां पर जो धारा होगी, यहां पर भी धारा होगी बेटा, ये धारा कौन सी हो गई, ID, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। तो करेक्ट करके हम नियम लिखें, करेक्ट करके बेटा हम नियम लिखें, किस कलर से लिखें, बोटियां पिंक कलर से लिखते हैं। तो क्लोज्ड इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब यहां पर देखो IC नहीं है, IC नहीं है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, सिर्फ ID, ID। IC कितना है, 0 है, ठीक है। और यहां पर अगर अपन सही नियम लिखें तो इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IC। ये यहां पर चालन धारा है, विस्थापन धारा नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं पहले और दूसरे नियम से कि IC और ID बराबर होंगी, जितनी धारा इधर से आएगी चालन धारा, उतनी ही इसमें विस्थापन धारा होगी, इसके बीच में विस्थापन धारा होगी बेटा, यहाँ पर विस्थापन धारा होगी, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को देख लो, ये पहला समीकरण सही वाला और ये दूसरा समीकरण, ठीक है, ये तो पहले भी सही था, ये तो पहले भी सही था। दूसरा समीकरण इसको मैक्सवेल साहब ने करेक्ट किया, ठीक है, ऐसा वाला, बरोबर। विस्थापन धारा वाला पद इसमें मिसिंग था, तो वो अब अपन ने ऐड कर लिया, म्यू नॉट ID। तो दोनों समीकरण से IC बराबर आप ID भी कह सकते हैं। तो बेटा अब ये करेक्ट नियम है एम्पियर और मैक्सवेल का। कहीं हो सकता IC हो, किसी जगह IC नहीं है, ID हो सकती है, जैसे संधारित्र की प्लेटों के बीच ID है, IC नहीं है, तार में IC है, ID नहीं है, कहीं ऐसा भी हो सकता है दोनों हो, दोनों ही हो, ऐसा। चलिए, तो ये कहानी थी। अब देखो मैक्सवेल के समीकरण, मैक्सवेल के जो समीकरण है, फॉर्मुलेट सारी चीजें, ठीक है। मैक्सवेल के इन समीकरण को देख के बोल्ट्जमैन साहब इतने अचंभित हुए और इतने प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि कोई भगवान ही हो सकता है जो इन समीकरणों को लिखा हो, इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है। इन चार समीकरण से ही पूरा आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो कवर हो जाता है, ठीक है। पहला, स्थिर विद्युत में गॉस का नियम, इंटीग्रल E.dA लिखते थे अपन, E.dA लिख लो या DS लिख लो, एक ही बात है। Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्थिर विद्युत में अपन ने पढ़ा ना गॉस का लॉ, ठीक है। यहां पर S क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपन ने ए से प्रदर्शित किया था। फिर चुंबकत्व में क्लोज्ड इंटीग्रल B.ds इक्वल टू 0 होता है। चुंबकत्व में गॉस का नियम नहीं बताया था कि चुंबक में एक ध्रुव नहीं होता, दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव। तो किसी भी बंद सतह से एक साइड से जितना फ्लक्स निकलेगा दूसरे से उतना ही अंदर जाएगा, तो किसी बंद सतह से निकलने वाला नेट फ्लक्स शून्य होता है, किसमें, चुंबकत्व में, चुंबक में। अच्छा, फिर ये वाला नियम, ये अपन ने कब पढ़ा था सर, ये कब पढ़ा था, ये हमने कहा, ये हमने पढ़ा था प्रेरित विद्युत क्षेत्र में, प्रेरित विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था ना। इंटीग्रल E.dl इज इक्वल टू -d∅dt, है ना, फैराडे के नियम से। फैराडे के नियम ने क्या कहा था, प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर, परिवर्तन की दर। इसको हमने पढ़ा था बेटा प्रेरित विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में, विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, ऐसा। और ये तो अभी अभी मैक्सवेल एम्पियर का नियम, अभी अभी, पहले अपन एम्पियर का नियम पढ़ रहे थे, अब एम्पियर के नियम में करेक्शन हो गया। तो क्लोज्ड इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC चालन धारा प्लस एप्सिलॉन नॉट d∅e/dt। ये कौन सी धारा हो गई बेटा, ये विस्थापन धारा लिखी हुई है। ये जो वाला जो पद लिखा है ये विस्थापन धारा का है बेसिकली, दिस इज बेसिकली ID। अभी अभी तो अपन ने निकाली थी विस्थापन धारा, यही तो वही थी। कहाँ निकाली थी सर, कहाँ निकाली थी, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो सर, हैं, इतने बड़े हो गए झूठ बोलते हो। हमने कहा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इधर देखो, इधर एप्सिलॉन नॉट d∅e/dt।
ये फाई ई क्या है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स ऐसा। अब देखो ए अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किस टॉपिक में पढ़ा था इसको अपन ने, फोटोन वाले अध्याय में। फोटोन, देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, प्रकाश है, प्रकाश किससे मिलके बना है, फोटोन से मिलके बना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब फोटोन किसी सतह पर आपतित होते हैं, फोटोन किसी सतह पर गिरते हैं तो उस पर वो बल लगाते हैं। फोटोन क्या है, कण। अब किसी सतह पर अपन कण पटकें, किसी सतह से कण अगर टकराएंगे, टकराएंगे तो बेटा वो उस पर बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। ठीक है, तो फोटोन भी कण है। ठीक है, अब इस सतह पर अपन कण फेंक फेंक के मारे, जैसे अपन बॉल ले लें, बॉल ले लें बढ़िया वाली है ना, ड्यूस की बॉल, लेदर वाली बॉल, इसको मारे तो ये टूट जाएगा, इतना बल लगेगा ये टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पर अपन क्या करें बेटा, इस सतह पर फोटोन बीम टार्च से जला लें, टार्च से फोटोन निकलेंगे, इस पर पड़ेंगे तो इस सतह पर भी दाब लगाते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें संवेग का संचरण करती हैं, अतः सतह पर दाब आरोपित करती हैं। ठीक है, जिसे विकिरण दाब कहते हैं। पॉइंटिंग सदिश वाली विद्युत चुंबकीय तरंग पूर्ण अवशोषक सतह पर, पूर्ण अवशोषक सतह पर दाब कितना लगाती हैं, ये प्रेशर, ये पी है क्या बेटा, दाब। दाब देखो अपन ने दाब पढ़ा था अवशोषक सतह पर, अवशोषक सतह पर कितना दाब होता था, प्रकाश कण अगर थीटा कोण पर आ रही होती थी तो दाब बराबर अपन ने पढ़ा था तीव्रता, आई क्या है, तीव्रता कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी, अवशोषक सतह पर। परावर्तक सतह पर अपन ने पढ़ा था परावर्तक सतह पर अपन ने दाब कितना पढ़ा था, तो परावर्तक सतह पर दाब होता था, दाब इज इक्वल टू 2i कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी। ठीक है, अगर प्रकाश किरणें लंबवत आपतित हो रही हैं तो थीटा 0 हो जाता है। ठीक है, अगर प्रकाश किरण अभी लंबवत आपतित हो रही हैं तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अभी लंबवत आपतन के लिए, तो दाब यहां पर कितना हो गया, दाब हो गया बेटा 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 आई बाई सी। यहां पर दाब कितना हो गया, परावर्तक सतह पर दाब इज इक्वल टू हो गया 2i बाई सी। अब कहोगे सर फिर यहाँ क्या पागलपंती है, एस बाय सी क्या लिखा है, हमने कहा एस पॉइंटिंग वेक्टर है, एस क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर। अब बताओ पॉइंटिंग वेक्टर किसके तुल्य होता था, पॉइंटिंग वेक्टर किसके तुल्य होता था, तो आप कहेंगे अइला अइला आपने सिद्ध किया था सर कि पॉइंटिंग वेक्टर तो मतलब तीव्रता ही है, पॉइंटिंग वेक्टर मतलब क्या होता था, तीव्रता ही होता था। तीव्रता मैंने सिद्ध भी किया है इसी क्लास में थोड़ी देर पहले, आओ दिखा देता हूं, आओ दिखा देता हूं भैया, ये रहा पॉइंटिंग वेक्टर, ऊर्जा समय, ऊर्जा बटे समय क्षेत्रफल, शक्ति बटे क्षेत्रफल, पी बटे इसको अपन क्या कहते हैं, तीव्रता। तो एक तरीके से जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो किसके तुल्य है, तीव्रता के तुल्य है दोस्त। ठीक है, इसीलिए यहां पर आई की जगह एस लिख दिया है। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हो कि आई किसके तुल्य है, पॉइंटिंग वेक्टर के, तो एस बाय सी। इसको क्या लिख लोगे, आई किसके तुल्य है, पॉइंटिंग वेक्टर एस के, तो एस बाय सी, एक ही बात है। तो ये इधर ऐसा लिखा हुआ है, ये बेटा पी क्या है, दाब है, दाब, किसी सतह पर आरोपित दाब। अपन ने तो बल वगैरह भी लिखा था कि कितना बल लगेगा, याद है। चलिए अब विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम, कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उनकी तरंग दैर्घ्य कहां से कहां तक होती है और इसको कितने भागों में अपन ने बांटा है। तो ये कुछ नहीं है, एक बार चाहो तो इसकी सब की परास वगैरह लिखी, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं पहले आपको फोटो दिखाता हूं तो फिर समझ में आएगा आपको। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग में गामा किरणों से लेके, ये क्या है बेटा, गामा किरणें, ये सबसे ज्यादा ऊर्जावान होती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा, आप जानते हैं ना एनर्जी बराबर कितना होता है, H इंटू एफ होता है, और ये बराबर होता है HC बाय लैम्डा। हम कहते हैं ऊर्जा ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा तो आवृत्ति ज्यादा और तरंग दैर्घ्य कम, तरंग दैर्घ्य कम। तो जो गामा किरणें होती हैं इसकी तरंग दैर्घ्य बेटा सबसे कम होती है। फिर एक्स किरणें आती हैं गामा के बाद, गामा से एक्स किरणों की ऊर्जा कम होती, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। फिर अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, तो एक्स रे से अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा कम होती। फिर बीच में आ जाता है दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, है ना, यहाँ पर ये दृश्य प्रकाश आ गया बेटा, दृश्य प्रकाश। फिर आती है
इंफ्रारेड किरणें, जिनको अपन क्या कहते हैं, अवरक्त किरणें, मैं यहाँ लिख देता हूँ अवरक्त किरणें। फिर उसके बाद आती हैं बेटा रेडियो तरंगें। ठीक है, रेडियो तरंगों से पहले माइक्रोवेव भी आती हैं। ठीक है, ये रेडियो तरंगें हैं, रेडियो तरंगें। रेडियो तरंग के इधर इंफ्रारेड के बाद बीच में माइक्रोवेव भी आ जाती हैं बेटा, जिन्हें हम सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो इधर, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म, अच्छे से लिखो। सूक्ष्म में ते क्या कर रहे हो, तुमको सूक्ष्म लिखना नहीं आया? सूक्ष्म तरंग है, सूक्ष्म तरंग है। ठीक है, ऐसा। तो ये ऑर्डर है, आप देख सकते हैं, बस इन्हीं के चार्ट बने हुए हैं सब की, किसकी आवृत्ति कितनी होती है, किसकी परास कितनी होती है। ठीक है, जैसे एक्स किरणों की अपन तरंग दैर्घ्य जानते हैं 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग से लेके 100 एंगस्ट्रॉन्ग तक। ठीक है, अब उससे भी अगर छोटी तरंग दैर्घ्य है तो गामा किरणें होंगी, और एक्स किरणों से बड़ी तरंग दैर्घ्य है तो अल्ट्रावायलेट होंगी, पराबैंगनी होंगी। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अपन जानते हैं 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 या 8000 एंगस्ट्रॉन्ग तक होती है। फिर उससे अगर ज्यादा तरंग दैर्घ्य है तो इंफ्रारेड, फिर उससे भी ज्यादा है तो माइक्रोवेव, उससे भी ज्यादा है तो रेडियो वेव। रेडियो वेव की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। देखो बेटा, यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं सभी सभी प्रकार की किरणों के लिए। ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसमें जितने भी भाग हैं, जैसे हमने कहा गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, ये वो, तो सबकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, आवृत्ति कितनी होती है, ऊर्जा कितनी होती है, गुण क्या होते हैं, तो ये बहुत काम की चीज नहीं है। आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे एक्स किरणें, इनकी खोज किसने की थी, आईटी में नहीं पूछते भाई। ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई गामा किरणों की, तो रेडियो एक्टिविटी से। तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो 10⁻14 से 10⁻10 मीटर। आवृत्ति की परास होती है, देखो कितनी उच्च आवृत्ति है, 10⁻22 हर्ट्ज। ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा की परास है बेटा, गुण, अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करता है। एक गुण, उच्च भेदन क्षमता होती है गामा की, अपन ने पढ़ा था ना अल्फा बीटा गामा, तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ऐसा। ठीक है, फिर एक्स किरणें, इनकी खोज रोंजन ने की थी, कैसे प्राप्त होती हैं, कितनी तरंग दैर्घ्य होती है, ये वो, तो आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हैं, है ना। कुछ बहुत ज्यादा काम की चीजें ये नहीं है। अब जो काम की चीजें अपन को वो तो पता है ही, अपन अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि देखो अपन को एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य पता है सर, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश की पता है, तो एक्स और दृश्य के बीच में कौन आ गया, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट। और एक्स किरणों से ज्यादा हानिकारक, ये हम कहें एक्स किरणों से भी ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। फिर उधर चले जाते हैं तो दृश्य प्रकाश के पास अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो किरणें, ये सब आ जाती हैं, है ना। देखो पराबैंगनी किरणें, इसकी खोज रिटर ने की थी। दृश्य प्रकाश, है ना, न्यूटन साहब ने। दृश्य प्रकाश में कौन कौन से कलर हैं, बैगनी, हा, पीला, ना, पा, टा, 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 पटा, है ना, जो भी नाम है, बैगनी, हरा, लाल, नीला, पीला, है ना, ऐसा। ये आपके नाम लिखे हुए हैं, आपको सब पता है बेटा, ये सब पता है। ठीक है ना, ये इसकी तरंग दैर्घ्य का क्रम वगैरह है, ऐसा। अब कौन याद कर रखेगा कि बैगनी कितनी है, कोई नहीं पूछता, बट लिखा है तो आप चाहो तो रीड कर सकते हो, नहीं चाहो तो जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है तो आप अपने पास इसको रख लो ना। इसको भी आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हैं। अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों के बाद सूक्ष्म किरणें, सूक्ष्म किरणें आ गई। ठीक है, सूक्ष्म किरणों के बाद बेटा कौन सी किरणें आ गई, लेदियो, लेदियो नहीं होता, रेडियो होता है, रेडियो, लेदियो, है ना, रेडियो तरंग है ना, मार्कोनी ने खोज की थी। तो ये बिल्कुल बहुत काम की चीज नहीं है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे कम, फिर रेडियो के बाद सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें, अवरक्त के बाद दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश के बाद पराबैंगनी, पराबैंगनी के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद सबसे ज्यादा ऊर्जावान, सबसे कम तरंग दैर्घ्य मामा, मामा नहीं गामा, गामा किरणें भैया, गामा किरणें, ऐसा। चलिए। हाँ, अब आइए सवाल करते हैं अपन, कुछ काम के सवाल, काम के सवाल। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम इतना है, तरंग की आवृत्ति इतना हर्ट्ज है,
तरंग जेड अक्ष के अंदर संचरित होती है तो विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व किसका? विद्युत क्षेत्र का। कौन सा वाला? औसत। देखो कुल नहीं पूछा है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र का, तो ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। याद आ गया ना? यस सर, याद आ गया, याद आ गया। सबका मान जानते हो सर? मान जानते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से निकाल लेते हैं। 8.85 कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻9 9 2 11 नहीं, -12 इंटू विद्युत क्षेत्र का आयाम कितना दिया गया है? 1, तो 1 का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है। आवृत्ति क्यों दी थी? क्यों आवृत्ति? तुम क्या कर रही हो यहाँ? आवृत्ति की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला, एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण से इतना किलोवोल्ट ऊर्जा है तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित होगा? ऊर्जा इतनी है तो हमें बताना है कि किस क्षेत्र से संबंधित होगा। तो ऊर्जा इज इक्वल टू, अपन क्या जानते हैं भैया? अपन जानते हैं एच सी बाय डा। कौन सा डा? लैम्डा, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया? एच सी अपॉन ई, एच सी अपॉन ई। तो एच सी का मान याद है ना? 12420। तो हम 12420 या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन्ग लिख लेंगे, और अपॉन ई, ई तो हिरा मान कितना है? तो 14.4 किलो, बोले तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट सल्टा देना, सल्टा देना, और इसका ऑर्डर देख लेना कि किस ऑर्डर के आ रही हैं। ठीक है। तो अपन को, हमको लगता है क्या दृश्य में आ जाएगा? क्या दृश्य प्रकाश में आ जाना? भाग दे के देख लेना तरंग दैर्घ्य कितनी आ रही है। ठीक है। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में रही तो कौन सी? दृश्य प्रकाश। उससे कम तो अवरक्त, सॉरी, उससे कम तरंग दैर्घ्य है तो फिर पराबैंगनी। अगर 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग से 100 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में है तो एक्स किरण है। उससे भी कम तरंग दैर्घ्य है तो। ठीक है। इस तरीके से अपन ये देख लेते हैं बेटा। कुछ कुछ बेसिक सवाल हैं, फिर अपन PYQ पे चलते हैं। यदि ई बी विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र सदिश हो तब विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा इससे डिसाइड की जाती है। ये तो सीधा सीधा अपन ने थ्योरी में पढ़ा है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की औसत ऊर्जा घनत्व तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ संबंधित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व, तो औसत ऊर्जा घनत्व का मतलब हुआ ये एनर्जी डेंसिटी। किसकी बात हो रही है? टोटल की। टोटल एनर्जी डेंसिटी को किसके पदों में लिखना? चुंबकीय तरंगों में औसत ऊर्जा घनत्व तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो हमें इसको लिखना है किसके पदों में? बी के पदों में, बी के पदों में। तो कितनी होती है? कितनी होती है बी के पदों में टोटल एनर्जी डेंसिटी? तो हम कहेंगे ये होती 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है। ये बी जो लिखा है ना, ये कौन सा मान है? ऊर्जा घनत्व की बात हो रही है ना? तो ये वैसे ही देख लो, एक ही विमा से एक ही मैच कर रहा है ये ना। इस शिखर मान है बेटा, इसका शिखर मान बी नॉट। तो ऐसा ना। तो अगला सवाल, आवृत्ति ओमेगा तरंग है लैम्डा वाली एक विद्युत चुंबकीय तरंग प्लस y दिशा में गति कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष में है। संबंधित विद्युत क्षेत्र का मान होगा। विद्युत क्षेत्र का हमें मान निकालना है। ठीक है। पहले तो किस दिशा में जा रही है बेटा? प्लस y में जा रही है तरंग। तो प्लस y में जा रही तो यहाँ माइनस आना चाहिए। दोनों ऑप्शंस वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि ये क्या कह रहा है? तरंग -y में जा रही है। ये भी कह रहा है तरंग -y में जा रही है। हम कहते नहीं जा रही, नहीं जा रही -y में। देखो इधर देखो, प्लस y लिखा है स्पष्ट ऐसा। अब ये दो बचे, ये दो बचे। तो इन दोनों में क्या सीन है, क्या डिफरेंस है? अच्छा, ये बता रहा है कि जो ई है वो एक्स में है, ये बता रहा है ई है वो जेड में। तो ये ध्यान देना, तरंग कहाँ जा रही है? संचरण की दिशा कौन सी है? बाई है। ये संचरण की दिशा है सी। और चुंबकीय क्षेत्र एक्स में है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? प्लस है। अब चुंबकीय क्षेत्र भैया इधर है, तो ई को कहाँ होना पड़ेगा? तीनों लंबवत हैं, तो भैया तुम हो गए संचरण बाई में हो गया, तुम एक्स में हो गई, तो जेड में होना पड़ेगा ई को। तो यही सही है, ई को जेड में होना ही पड़ेगा। देर इज नो, देर इज नो अदर ऑप्शन। ई इधर होना पड़ेगा।
प्लस जेड वी माइनस जेड वी, वो सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अपन पहले ही गलत कर चुके हैं। वैसे वैसे अगर अपन निकालना चाहें कि प्लस जेड होना चाहिए माइनस जेड, तो ई क्रॉस बी करो, सी की दिशा में आना चाहिए, ई क्रॉस बी की दिशा सी देगी आपको, तो ई इधर मान के चलते हैं, ई इधर मान ले। अच्छा चलो कोई मान लेता कि अंदर है, अंदर ई अंदर है, तो ई अगर अंदर है तो ई के दिशा में उंगली रखे, बी की तरफ मुड़ी, अंगूठा गया नीचे, इसका मतलब संचरण का हो रहा है माइनस वाई में, जबकि सवाल में कहा गया संचरण प्लस वाई में है। तो ई अंदर नहीं हो सकता, बाहर होना चाहिए। बाहर से दिशा चेक कर लो, ई बाहर है, ई बाहर, तो ई क्रॉस बी करो, अंगूठा ऊपर, संचरण की दिशा ऊपर, बिल्कुल सही, संचरण ऊपर ही हो रहा है। तो ये डी दहली ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अगला बवाल, बवाल नहीं सवाल देखो 23 में पूछा है भैया, ये 23 पिछले साल पूछा है, बताओ 1/ε0 की विमाएं क्या होती है? तो C इज इक्वल टू होता है 1/, मैंने कहा ना ये इकाई विमाओं में तो ये बहुत काम आता है ये वाला सूत्र, ऐसा। इसका वर्ग कर दो, तो C का वर्ग अपन करेंगे तो 1/μ0ε0। ठीक है, C क्या है बेटा? वेग है, तो वेग की विमाएं LT-1, C प्रकाश की चाल होती है ना भाई, प्रकाश की चाल है प्रकाश का वेग, तो वेग की विमाएं LT-1 और उसका वर्ग है, तो ये किसके बराबर हो गया? μ0ε0। तो वर्ग कर दो, तो ये L² T⁻⁻², एक इसकी विमाएं हो गई 1/μ0ε0। ठीक है, L की घात 2 T की घात -2, अच्छा बटे में लिखा यही सही हो गया, ये T ऊपर नहीं, T नीचे चला जाएगा, है ना, माइनस है ना, T की घात नीचे चला जाएगा। तो बेटा ये अपना आंसर हो गया पहला वाला। कठिन 4 नंबर फ्री फंड के, फ्री फंड के। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान सवाल था, लेकिन ज़्यादातर सवाल आसान ही होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लो बेटा, अगला सवाल। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र निम्न प्रकार दिया गया है, ये हमें ई का मान दिया गया है। यदि तरंग निर्वात में एक्स अक्ष के अनुदिश गति करती है तो तरंग की तीव्रता का मान क्या होगा? अयो तरंग की तीव्रता, याद आ गया, तरंग की तीव्रता होता है तरंग का एनर्जी डेंसिटी, है ना, यू डी लिख लो या रो लिख लो, ऊर्जा घनत्व, ये ऊर्जा घनत्व है, रो कौन सा वाला? ऊर्जा घनत्व इंटू सी, इंटू सी। ऊर्जा घनत्व तो अपन जानते हैं, किसका निकालना है? पूरी तरंग का, तरंग की तीव्रता। तो ऐसा नहीं कहा कि ऊर्जा घनत्व सिर्फ विद्युत क्षेत्र का बताओ या ऊर्जा घनत्व सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र का बताओ, इन्होंने कहा तरंग का, तरंग था, तरंग में तो ई और बी दोनों ही है, तो हमको तोतल निकालना है। क्या निकालना है? तोतल। तो टोटल ऊर्जा घनत्व अपन ई और बी के दोनों के पदों में लिख लेते हैं कि एनर्जी डेंसिटी कौन सी? टोटल, टोटल वो एनर्जी डेंसिटी है ना बेटा, वही अपन रो लिख रहे हैं, रो ऊर्जा घनत्व, टोटल, टोटल। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, मैं एक बार और याद दिला रहा हूँ, ε0 E0 का स्क्वायर बराबर 1/2 B0 स्क्वायर अपॉन μ0, और दोनों को फिर अपन जोड़ भी सकते हैं, इसका प्लस उसका। ठीक है, अकेला अकेला का कितना होता है? 1/4, 1/4 आ जाता है उसमें। तो हमें ई दिया है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ऊर्जा घनत्व कितना? 1/2 ε0 E0 स्क्वायर इंटू सी, इंटू सी। सब का मान दिया है, बदला ले लेना आप। 1/2 ε0 का मान आपने बताया है 8.85, हमको तो याद भी नहीं था, माइनस इतना, E0 का मान कितना दिया है? ये रहा E0, इसका आयाम 56.5, इसका स्क्वायर इंटू सी, सी का मान 3 × 10⁸। ठीक है, ये रिलेशन नहीं मैंने बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों से लिखा था, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ये रिजल्ट, है ना, याद रखना। देखो सवाल, इस रिजल्ट याद है सवाल, दो ही चीजें महत्वपूर्ण है, एक ऊर्जा तीव्रता ऊर्जा घनत्व में संबंध, और ऊर्जा घनत्व कितना होता है, बस ये क्लियर होनी चाहिए बात है। अच्छा, ये 22 में पूछा गया भैया, 22 में पूछा गया है कि दिल परदेसी हो गया, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं ओढ़नी। चलिए 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 चलिए, अपन आगे बढ़ेगा, अपन आगे बढ़ेगा। अगला सवाल 21 में पूछा गया, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में ई बराबर इतना इतना दिया जाता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के परावर्तक सतह पर यह तरंग अभिलंबवत पड़ती है यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वारा सतह पर आरोपित दाब 10 मिनट के उच्छादन के दौरान इतना हो तो। बेटा दाब अपन नहीं जानते, सतह देखो बेटा, पहले सतह कैसा है, सतह देखो, सतह परावर्तक सतह है, तो दाब बराबर हम जानते हैं
दाब बराबर हम जानते हैं, तरंगें अभिलंबवत पड़ती हैं तो थीटा का मान कितना हो गया, 0 हो गया। परावर्तक सतह है तो 2I/c, 2I/c। आई क्या है, पतिव्रता नहीं, तीव्रता, तीव्रता है आई। तो देखो 2/c तो कोई दिक्कत नहीं, तीव्रता की जगह अपन लिख सकते हैं रो ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व इंटू सी सी से सी चटका दोगे। ऊर्जा घनत्व अपन जानते हैं कितना होता है, ई दिया है ना, ई, तो ई के पदों में हम ऊर्जा घनत्व लिख लेंगे। रो ऊर्जा कितना होता है, हमें तो जल्दी जल्दी बताओ, रो ऊर्जा कितना होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल होते, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा कितना आने वाला है। एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसकी आवृत्ति इतना है, एक्स अक्षीय अनुदिश निर्वात में गति कर रही है, समय और मुक्त आकाश में किसी विशेष बिंदु पर बी का मान इतना है। ठीक है, बी का मान इतना है। ठीक है, चलिए, जहां के जेड अक्ष के अनुदिश से कई सदस्य है तो ई का मान क्या होगा, हमको ई का मान निकालना है। प्रकाश कहाँ जा रही है, प्रकाश जा रही है एक्स अक्ष में, देख लो। संचरण की दिशा सी, मैंने कहा दिशा पर आधारित ही सवाल होते हैं बस। दिशा कैसे दिखते हैं, संचरण की दिशा, जो सी की दिशा है ना बेटा, सी की दिशा वो कैसे मिलती है, E×B से दिशा ऐसे मिल जाती है, E×B से। सी इधर है, और जो आपको ये तरंग दी गई है इसमें बी कहाँ है, इधर है। बी कहाँ है बेटा, जेड में है, सी है एक्स में, तो ई कटे होना चाहिए। ई कहाँ होना चाहिए, ठीक है, ई कहाँ होना चाहिए दोस्त, ये एक्स दिशा में, ये जेड दिशा में, जेड दिशा में क्या है बी, तो जे कैप होना चाहिए। ये तो हमें पता चल गया, जे कैप, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो बेटा माइनस का तो है ही नहीं, तो तुम सबसे पहले गलत, फिर तुम गलत, और हमें किसका मान निकालना है, ई का मान निकालना है। तो ई इज इक्वल टू कितना होता है, बी अपॉन, नहीं, बी इंटू सी, यस, या सी बराबर अपन जानते हैं ना, E/B होता है, E/B। तो ई बराबर कितना हो गया, C/B। तो E इज इक्वल टू, सी का मान कितना, 3 × 10⁸, और बी का मान सवाल में ही दिया होगा, बी का मान कितना है, 2 × 10⁻⁸। तो ई बराबर कितना हो गया, ई बराबर हो गया 3 दूनी 6, और तो सब कट गया 6। तो ये 0.6 वाले तुम गलत हो गए, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, तुम सही। दिख रहा है कितना आसान सवाल है। और बेटा दिशा जे कैप होनी चाहिए, क्योंकि देखो ई इधर लो आप, ई इधर लो बाई में, तभी बेटा E×B करो तो C मिलना चाहिए। तो E इधर है, B बाहर है, तो E×B, तभी अंगूठा C बताएगा, संचरण इधर ही हो रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बेटा एक तो ये सूत्र जो अपन ने मेन पॉइंट में ही लिखी है सारी चीजें, 5 6 7 मेन पॉइंट थे भाई, उसी पर सवाल आते हैं। 21 में पूछा गया, और देख लो भैया, देख लो शर्मा मत, आओ। निर्वात में एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति इतना हर्ट्ज है, ऊर्जा घनत्व इतना है, तो तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा। तो देखो, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व दिया है, ऊर्जा घनत्व दे दिया है, ऊर्जा घनत्व इतना है, ठीक है, और हमसे बी का आयाम पूछ लिया है, तो एनर्जी डेंसिटी UD, कौन सा, टोटल, टोटल है ना, इसका मान कितना दिया गया है, जो भी है दिया गया है। ठीक है, इसको अपन लिख लेते हैं 1/2 B0² अपॉन म्यू नॉट, B0² अपॉन म्यू नॉट। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन, जोड़ गुणा भाग घटाना, ये थोड़ा है इसमें, है ना, क्योंकि मान आन ऐसे होते हैं ना, म्यू नॉट का मान, इसका मान। तो चलिए, मैं इसका मान निकालने का है। ऊर्जा घनत्व तो कितना दिया है, ऊर्जा घनत्व का मान दिया है 1.02 इंटू 10⁻⁻8। 1/2 B0 का मान हमका चाहिए, हमका B0 का मान चाहिए। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो बस बेटा आप गुणा भाग तो कर लोगे, आप तो एक्सपर्ट हो उसमें, ठीक है, मैं B0 का मान मिल जाएगा।
इसकी तो हमें आवश्यकता ही कोनी, प्रकाश की चाल की भी आवश्यकता हमको कोनी, चुंबकीय क्षेत्र का ही आयाम निकालना है। यस ना, तो ये आवृत्ति आवृत्ति पता नहीं क्यों दे रखी है, जरूरत ही नहीं है भैया। बस बी नॉट ही अज्ञात बचा है, पर बी नॉट को उठवा लेना। अगला सवाल देखो, ये भी दिशा का ही सवाल है। कैसे? एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत क्षेत्र व चुम्बकीय क्षेत्र की दिशाएं क्रमशः आई कैप व इतनी है, तो तरंग के चलने की दिशा में इकाई सदिश वेक्टर क्या होगा? तरंग के चलने की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है। तो तरंग के चलने की दिशा किससे निर्धारित करते हैं अपन? ई क्रॉस बी से, ई क्रॉस बी से। अब ई कितना दिया है, विद्युत क्षेत्र कितना दिया है, के कैप क्रॉस, ये कितना दिया है ना, ये कितना दिया है बेटा, ये तो ई का मान हो गया, बी का मान कितना दिया है, 2i कैप माइनस 2j कैप, 2j कैप, ठीक है। तो ये तो सी की दिशा में आपको सदिश मिल जाएगा, सदिश, ठीक है। क्या मिल गया? सदिश। अब बस इसमें इसके परिमाण से भाग दे दो, तो क्या मिल जाएगा? इकाई सदिश मिल जाएगा सी की दिशा में, ये सदिश हो गया, परिमाण से भाग दे दो तो इकाई सदिश। देखो बेटा, मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर आपको किसी भी चीज का सदिश पता है, उसमें उसमें परिमाण से अगर आप भाग दे देते हैं तो हमें इकाई सदिश मिल जाता है। परिमाण कर देना, ये जो भी सदिश है इसके परिमाण से भाग दे देना, इकाई सदिश मिल जाएगा। इकाई सदिश बराबर क्या होता है? सदिश बटे परिमाण, तो ये तो सदिश है ही, बटे परिमाण, ठीक है। तो बस इतना सा क्रॉस गुणनफल करना आता है तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ √2 √5 किस लिए? परिमाण के लिए, है ना, ऐसा। तो बेटा बस ई क्रॉस बी है करना है, ई क्रॉस बी, ठीक है, ऐसा। तो चलिए अगला सवाल, समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र दिया है, इसके संगत हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र दिया है, हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो, पहले विद्युत क्षेत्र आपको लिखना है ना, तो ई का मान लिखो, ई नॉट का मान, तो ई नॉट का मान कितना हो जाएगा? सी इंटू बी नॉट, सी इंटू बी नॉट। सी का मान 3 × 10⁸ बी नॉट का मान कितना? बी नॉट का मान ये दिया है, ये बी नॉट का मान है 3 × 10⁻⁸, तो ई नॉट का मान हमें मिल गया 9। ई नॉट का मान कितना आ गया? ई नॉट बराबर 9। इससे काम चल रहा है, तो ई नॉट बराबर 9 आ गया। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत है गए, ये दोनों वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। अब इन दोनों में अपन को देखना है बस दिशा में, ठीक है, दिशा देखना है। तो संचरण की दिशा दिखाई दे रही भैया, संचरण की दिशा, प्रकाश कहाँ जा रही है? बाई, बाई में कौन से? माइनस बाई में, ध्यान देना, प्रकाश किरण माइनस बाई में जा रही है। सी की दिशा बेटा ये माइनस बाई है, ये आई कैप है, ठीक है। बी किस दिशा में? एक्स दिशा में। तो ई की दिशा क्या होना चाहिए? ई की दिशा, तो हम कहेंगे ई क्रॉस बी करें तो सी आना चाहिए, ई क्रॉस बी करने पर सी आना चाहिए। अब देखो ई कहाँ हो सकता है? जेड बचा है, या तो प्लस जेड या माइनस जेड। हमने कहा कि ई इधर है, बाहर की तरफ, ई बाहर है, ई बाहर है। तो ई क्रॉस बी क्या अंगूठा ऊपर गया? नहीं, ई बाहर नहीं हो सकता, ई बाहर नहीं हो सकता है। ई बाहर होगा तो फिर तरंग ऊपर जाएगी। अंदर देखो, ई अगर अंदर हो तो, ई अंदर है तो ई क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा, अंगूठा गया नीचे, सही है। तो जो ई है बेटा वो कहाँ होना चाहिए? अंदर। ई कहाँ होना चाहिए? अंदर, माइनस जेड में। अंदर कौन होता है बेटा? माइनस जेड। तो माइनस जेड कौन सा है? डी डहली वाला। समझ गए? ऐसा बस समझ रहे हो कि एक ये सूत्र, लप्पू सा सूत्र, लप्पू सा सूत्र, और दिशा देख लो, दिशा देख लो, झींगुर सी दिशा। हाँ, तो अगला सवाल देख लो। देखो सवाल पूछे गए हैं बेटा, लगातार लगातार पूछे गए हैं। निर्वात में प्लस एक्स दिशा के अनुदिश, निर्वात में प्लस एक्स दिशा के अनुदिश समतल चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र सदिश इतना दिया गया है। तो तरंग कहाँ जा रही है? यहाँ से देख लो, यहाँ से प्लस एक्स में। सी कहाँ है बेटा? प्लस एक्स में। यस सर, यस सर। और ई कहाँ है? जे में। ई कहाँ है बेटा? देखो लिखा है ना जे कैप, ई कहाँ है? जे में। तो हमको तो पता है अब बी को कहाँ होना पड़ेगा, बी को इधर होना पड़ेगा, प्लस जेड में, प्लस जेड में। नहीं तो करके देख लो भैया, ई क्रॉस बी करो, इधर आना चाहिए। तो बी, ई तो इधर है, बी हम बाहर ले लिया, ई क्रॉस बी करो तभी दिशा सही मिलेगी। तो बी कहाँ हो गया? जेड में। तो तुम हप हप उल्लू, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब
हमें मान किसका निकालना है, बी नॉट का, भाई बी नॉट का मान। तो बी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ई नॉट बाय सी। अब सी का मान सीधे सीधे नहीं, ये और तेज चल रहे हैं, उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सी का सूत्र ही नहीं पता होगा जैसे हमें। तो बी नॉट हमें मतलब आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आपको सी का सूत्र नहीं पता। तो सी का सूत्र ये होता है, सी बराबर होता है 1/1 अंडर द रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये चला जाएगा ऊपर ऊपर, डी डेली इज द आंसर। समझ रहे हो हम कह रहे हैं क्यों फर्जी टॉपिक है, मतलब फर्जी इन द सेंस काम का टॉपिक है भैया, काम का सवाल पूछे जाते हैं, सवाल आसान होते हैं। अब सोच लो रोटेशन का सवाल और ये वाले सवाल कंपेयर कर लो, ये सवाल 6 कर लोगे, रोटेशन के 2 सवाल नहीं कर पाओगे, और वो गलत भी हो जाएंगे। तो आधे तो ऑप्शन ही गलत नहीं होने देते हैं। देखो ये ऑप्शन तुक्का भी मारना हो ना, तो ए भी जे में है, तो बी बेटा जे में तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में तुक्का मार के आना। तुक्का की जरूरत ही नहीं है, एक 2-3 सूत्र हैं पूरे अध्याय में, खत्म कहानी। ऐसा अब देखो, अब देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग के स्पेक्ट्रम की विभिन्न भागों की तरंग दैर्घ्य का सही क्रम निकाल लो भैया। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी, इनमें जो तरंगे हैं ना उनकी देख लो, एक्स किरण है, सूक्ष्म तरंग है, रेडियो, दृश्य। तो अपन को तो क्रम पता है ना, गामा, गामा की तरंग दैर्घ्य सबसे कम, फिर गामा के बाद कौन सी आती है, एक्स, एक्स के बाद यूवी, यूवी के बाद विजिबल लाइट, है ना, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों को क्या कहते हैं, अवरक्त, अवरक्त तो अंग्रेजी में क्या कहते थे, अहिला मैं भूल गया, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। उसके बाद इंफ्रारेड होती हैं, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव होती हैं, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव होती हैं। ऐसा इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, ऊर्जा सबसे कम, इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम, ऊर्जा सबसे ज्यादा। तो इसमें से कौन कौन है, लैम्डा सबसे कम एक्स किरणों का होगा, सही है, सही है, एक्स किरणों का लैम्डा सबसे कम हो जाएगा। एक्स किरण के बाद नहीं, ये इधर गलत कर दिया, गलत कर दिया, दृश्य का नहीं, ये भी गलत हो गया, ये इधर गलत हो गया, और इसमें क्या गलत हो गया, नहीं इसमें रेडियो तरंग का लैम्डा ज्यादा होता है, रेडियो तरंग बाद में आएंगी, तो यहाँ पर एक गलत हो गया, रेडियो तरंग है उल्टा ही लिख दिया, उल्टा लिख दिया, पागेलू, पागेलू। दृश्य प्रकाश का, ये तो सभी पगलू निकल गए, लैम्डा, हे प्रभु, हे प्रभु, ये का है, ये तो कोई भी, रेडियो तरंग का बेटा सबसे ज्यादा होता है लैम्डा, फिर सूक्ष्म तरंग का, फिर इतना, बेटा ये सभी गलत है ऑप्शन। तरंग दैर्घ्य पूछी है ना, तो तरंग दैर्घ्य बेटा एक्स किरण की सबसे कम होती है, ये सी दे रहे हैं, एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य इनमें सबसे कम एक्स की, फिर दृश्य की, फिर माइक्रोवेव की, फिर रेडियो वेव की, इसकी इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें से तो कोई भी आंसर नहीं है भाई, ठीक है। हाँ अगर अपन ऐसे कर दें, चिन्ह पलट दें, ऐसे कर दें, तो फिर ये वाला आंसर हो जाएगा, फिर ये वाला आंसर हो जाएगा, चिन्ह पलट दें तो। फिलहाल तो कोई आंसर नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ, वेवलेंथ सबसे, मतलब वही चिन्ह पलट दो तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है रेडियो की, फिर सूक्ष्म तरंग की, फिर दृश्य प्रकाश की, और इसकी तो तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है ना, ऐसा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा बेटा, ये आप चिन्ह पलट दो तब ये आंसर होगा, सी वाला, चिन्ह पलटने के बाद, है ना। तो ध्यान दे, देखो आंसर आपको पता है ना, इसमें सूक्ष्म तरंग की दृश्य से ज्यादा है, सही बात है, रेडियो तरंग की सूक्ष्म से ज्यादा है, सही बात है, एक्स किरण की सबसे ज्यादा कर दिए पगलू, हट, दृश्य प्रकाश की इससे ज्यादा कर दी है, रेडियो सूक्ष्म, सूक्ष्म की तरह नहीं, ये इधर ही गलत हो गया, ये सब गलत हैं, सब गलत हैं बेटा, सब गलत है, ठीक है। अगला सवाल देखो, समतल चुंबकीय क्षेत्र इतना इतना दिया गया है, तो बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का स्थायी सदिश है, तरंग कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, तरंग कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। तो देखो 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 देखो, अपन को क्या करना है, तरंग के संचरण की दिशा कहाँ है, जेड है, तो जो सी के दिशा का इकाई सदिश होगा वो अपन ने लिख लिया के कैप, के कैप, ठीक है। ई की दिशा का इकाई सदिश, ई मतलब ई की जो दिशा है, ई की जो दिशा बताएगा वो क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप। तो अब आपको क्या करना है, बी इस तरीके का होना चाहिए, ये बी है, ठीक है, ये इस तरीके का होना चाहिए, सी की जो दिशा है वो हमें किससे मिलेगी, ई क्रॉस बी से, ई क्रॉस बी से दिशा, ठीक है।
तो अपन को क्या करना है, ई का मान तो हमारे पास है ही, आई क्रॉस बी है, सॉरी आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे कैप, इधर क्रॉस बी करना और आना चाहिए जेड कैप, आना चाहिए जेड कैप। अब एक एक ऑप्शन उठा के चेक कर लेना कि अगर हम इसको करवाए ना तो क्या होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम हो गई, तो ये वैसे ही गलत है, वैसे ही गलत है। ठीक है। और कोई कॉस हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइन है बेटा, अगर ये साइन है तो ये भी साइन होता, सेम ही रहेगा। ई साइन में है तो बी भी साइन में, ई कॉस में तो बी भी कॉस में, अलग अलग हो ही नहीं सकते हैं। समझ गए बेटा बात को? यस सर। तो अब इन दोनों में से बचा है, तो इन दोनों के लिए एक एक करके चेक कर लेना बेटा। ठीक है कि एक्स, ठीक है, आप ऐसे लिखना एक बार, माइनस एक्स प्लस वाई आई कैप, या ऐसे लिख लेना माइनस आई कैप प्लस जे कैप। इनका गुणा करने पर क्या जेड कैप आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये सही हो जाएगा। फिर इसको लेके चेक करना, जिसके लिए आ जाएगा बेटा वो सही हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन से चेक करेंगे कि इस ऑप्शन को यहाँ पटकेंगे, इस ऑप्शन का भी, फिर इस ऑप्शन का भी पटकेंगे, जिससे आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये दो अपन ने गलत कर लिए बेटा, तो दो के ही लिए चेक करना रह गया, नहीं तो चारों के लिए चेक करना पड़ता। समय बच गया अपना। क्रॉस प्रोडक्ट तो आप सभी को आता है, आप एक्सपर्ट हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल देखो बेटा। विद्युत चुंबकीय तरंग जिसका विद्युत क्षेत्र इतना है, ठीक है, की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इतनी चाल से, ये चाल दी गई है बेटा, ये क्या दी गई है, चाल, स्पीड, v बराबर कितना 0.1 इंटू सी, तो v का मान बेसिकली कितना हो गया, ये 0.3 इंटू 10⁸ और वास्तव में होगा 3 इंटू 10⁷ की चाल से बाई अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए बाध्य है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया अधिकतम चुंबकीय बल होगा, अधिकतम चुंबकीय बल। तो देखो बल किस पर, आवेश पर कितना होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, Q वी बी साइन थीटा, थीटा किस किस के बीच में कौन है, बी और वी और बी के, वी और बी के। तो ये कहां जा रहा है बेटा, बाई दिशा में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, सी नहीं, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जा रहा है, बाई दिशा में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो उसकी हमें दिशा देखनी पड़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, ये तरंग जा रही है एक्स में और ई है वाई में, तरंग जा रही है बेटा एक्स में। देखो तरंग के चलने की दिशा सी एक्स में जा रही है, और विद्युत क्षेत्र कहाँ है, इधर है। विद्युत क्षेत्र कहाँ है बेटा, इधर, इधर ई है। तो बी को कहाँ होना पड़ेगा, बी को बेटा इधर होना पड़ेगा, जेड दिशा में। तो जो बी है वो के कैप में होगा। ठीक है, तो भी इधर है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का वेग है भैया, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, ये कोण कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एफ होता है। अब हमें एफ का मैक्सिमम मान निकालना है, एफ का मैक्सिमम मान निकालना है, तो अपन कहेंगे क्यू इंटू वी और बी का मैक्सिमम मान ले लो, बी नॉट, 90 बन हो गया। ठीक है, तो बी नॉट का मान उठा लो, क्यू का मान आपको दिया गया है, क्यू इलेक्ट्रॉन है, वी का मान आपको दिया गया है, ये वी का मान हो गया। बी नॉट का मान कितना हो जाएगा, तो बी नॉट का मान कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन सी, है ना। कितना आसान है। उनको ये लग रहा था सवाल वालों को कि हमें पता नहीं होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी कोई आवेशित कण है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाएगा। अरे क्यू भी बी, क्यू भी बी, अब बी अधिकतम, क्यों बल अधिकतम, बी लगातार बदल रहा है ना, हमें अधिकतम बल निकालना है, तो बी का मान अधिकतम ले लो, शिखर मान। और अब ये दिया नहीं है, दिया नहीं है, अरे भैया ई नॉट का मान दिए ला है ना, या सर दिए ला है कितना, 3 की बिंदु 30, सी का मान हम जाने ला है, सी का मान हम जाने ला है, सी ही लिख दो, बाद में कटपट जाएगा वो, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा भाई, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ऐसा। चलिए अब देखो बेटा स्पेक्ट्रम पर आधारित सवाल, स्पेक्ट्रम पर आधारित सवाल। वो 20 में देख रहे हो कितने सवाल पूछे गए, तब से अपन 20 से क्या ही कर रहे हैं। अब 21 में भी बहुत पूछे गए, 22 में भी बहुत पूछे गए बेटा, बहुत पूछे गए। अब
जो मिल गए हैं मुझे वो मैं ले आया हूं। 20 में देखो कब से 20 के ही सवाल चल रहा है। अच्छा, सुमेल बनाना है, मेल नहीं सुमेल बनाना है, मेल फीमेल नहीं, है ना, मैच करना है। हमें पता है कि गामा, अच्छा एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है एंगस्ट्रॉन्ग के ऑर्डर की। ए प्रभु, बेटा ये सब ना गलती से ना कुछ गलत सलत टाइप हो गया है, ये गलत सलत टाइप हो गया। सब में 10 की घात -15 थोड़ी ना आएगा। 10 की घात देखो एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य मैं वैसे बता देता हूँ, एग्जाम में जब सवाल होगा, ये गलती से ना सब सेम टाइप हो गया बेटा, है ना, ऐसा टाइपिंग में एरर हो गया। एक्स किरणें एंगस्ट्रॉन्ग के ऑर्डर की होती हैं, एक एंगस्ट्रॉन्ग के ऑर्डर के ही आप ले लो लगभग, ठीक है। वैसे 10 की घात -10 के आसपास की होती हैं, 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग भी होती हैं, 0.2 एंगस्ट्रॉन्ग भी होती हैं। अब इससे है ना, एंगस्ट्रॉन्ग का ऑर्डर का मतलब 10 की घात -10 मीटर। अब इससे कम तरंग दैर्घ्य होती है गामा किरणों की, तो ये तो गामा किरणों में आ गया, ये गामा किरणों में आ गया, इसकी तरंग दैर्घ्य 10 की घात -15 होती है, ठीक है। अब जो रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग है बेटा, तो इनकी तरंग दैर्घ्य, अब जो ऑप्शन होते तो रेडियो की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती, रेडियो की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती बेटा, सबसे ज्यादा कितनी होती है वो मैंने आपको चार्ट दे दिया है, चार्ट में आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अपन ऑर्डर आसानी से लिख पाते हैं, ठीक है। रेडियो से कम जो तरंग दैर्घ्य होती वो सूक्ष्म होती, सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य माइक्रोवेव, ऐसा। तो चलो बेटा, अब और क्वेश्चंस कुछ बचे हैं 4-6, वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, वो मैं क्या करूंगा आपको होमवर्क के तौर पर दे दूंगा। हम्म। सभी में वही कॉन्सेप्ट यूज होने हैं, एक ही। तो बेटा ये टॉपिक मैंने बोला था ना, 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, 4 नंबर पक्के हैं, 4 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो 3-4 सूत्र हैं कुल मिला के। अब देखो विस्थापन धारा पर तो सवाल, इतने सवाल अपन ने कर लिए, एक भी विस्थापन धारा का सवाल नहीं मिला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर पूछ भी लें तो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल किस पर आधारित हैं, जो हमने स्टार्टिंग में मेन पॉइंट पढ़े थे कि ई बराबर कितना, C × B, है ना, ऊर्जा घनत्व कितना, तीव्रता ऊर्जा घनत्व में क्या संबंध है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो दिशा वाले सवाल है, दिशा वाले, ठीक है, दिशा से ही आधे सवाल हल हो जाते हैं। तो बच्चों मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।